हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 8 है हिस्ट्री का, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को देखो और एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो हम इस वीडियो में हम जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हम बात करने वाले हैं 16वीं से 17वीं शताब्दी में खेती के मौसम चक्र के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर टॉपिक आने वाला है मुख्य घटक के तौर पे पंचायत की भूमिका के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना आखिर इतना मुश्किल क्यों था। और चौथा टॉपिक है मुगल काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी और कृषि समाज में स्थिति क्या थी। तो पहला टॉपिक बात करते हैं। देखो बच्चों, खेती के मौसम चक्र के अगर बारे में बात की जाए तो देखो बच्चों, मुगल काल में क्या होता था, मौसम के 2 चक्रों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जिसमें क्या होता है 2 फसल चक्र में खेती की जाती थी। पहला था खरीफ, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं, और दूसरा था रबी, जिसे वसंत का मौसम भी कहते हैं। ये 2 मौसम चक्र में वो लोग क्या करते, खेती ज्यादा किया करते थे। सूखे इलाके और बंजर जमीन को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर कम से कम 2 फसलें होती थी, 2 से 3 फसलें उगाई जाती थी, है ना। 2 से 3 फसलें तो उगाई जाती ही थी। और इसके साथ साथ आपका मुगल प्रांत यानी मुगलों की राजधानी आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी बच्चों। दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। और बंगाल में सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ चावल की 50 किस्में थी। आप सभी को पता है कि जो बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल जो है, वो चावल की कृषि के लिए सबसे सर्वप्रथम है। सबसे ज्यादा चावल की खेती यही होती है। तो 50 किस्में चावल की खेती यही थी। इसके साथ साथ भारत में खेती जो थी ना, वो सिर्फ गुजारा करने के लिए ही की जाती थी। अगर हम मुगल स्रोतों के बारे में, जैसे कि आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, इसमें कुछ सर्वोत्तम फसलों जैसे शब्द भी मिलते हैं कि कुछ ऐसे सर्वोत्तम फसलों के जैसे बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब इसका मतलब क्या होता है सर्वोत्तम फसलें? तो मुगल राज्य में भी क्या होता था, किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, जिससे क्या हो, उस टाइम पे क्या होता था, मतलब जो राज्य होता था ना, वो ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मतलब किसानों को कहता था, ठीक है, जिससे राज्य को ज्यादा टैक्स मिले। ठीक है, कपास और गन्ना जैसी फसलें जो होती थी ना, वो बेहतरीन या सर्वोत्तम किस्म की फसलें मानी जाती थी। इन्हें जिन्स कामिल कहते हैं। मुगल काल में सर्वोत्तम किस्म की फसलों को जिन्स कामिल कहा जाता था, जैसे कि गन्ना और कपास। ठीक है, इसके साथ साथ 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ना नई नई फसलें क्या हो गई थी, भारतीय उपमहाद्वीप में आने लग गई थी। अलग अलग देशों से फसलें भारत में आने लग गई, है ना। जैसे कि अगर बात की जाए तो मक्का जो है ना, वो भारत में आया था, अफ्रीका और स्पेन के रास्ते लाया गया था। और इसके साथ 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत के मुख्य फसलों में की जाने लग गई थी, मक्के की। इसके साथ साथ टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया, जैसी सब्जियों को उस समय नई दुनिया की फसलें कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह अनानास और पपीता जैसी फसलों को भी कहा जाता था नई दुनिया की फसल, क्योंकि ये नई दुनिया से आई थी, बाहरी दुनिया से। हमारे भारत में इसकी खेती उस समय ज्यादा नहीं होती थी, तो ये बाहर से आई थी। ठीक है, अब बात करेंगे मुख्य घटक के तौर पे पंचायतों की भूमिका, यानी मुगल काल में पंचायतों की क्या भूमिका होती थी। तो पहले हम बात करेंगे पंचायतों का गठन किस प्रकार होता था या संरचना के बारे में। तो देखो बच्चों, गांव की पंचायत में क्या होता था, बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। यानी गांव में क्या होता, पंचायत में जो बुजुर्ग होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जो काफी ज्यादा उम्र दराज के जो लोग होते हैं, वो पंचायत में शामिल हुआ करते थे। आमतौर पर वे गाँव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे उसमें, जिनके पास अपनी संपत्ति का पुश्तैनी अधिकार होता था, यानी अपनी जमीन पर पूरा अधिकार होता था, पुश्तैनी। ऐसे लोग पंचायत का मुख्य हिस्सा थे। और ये एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियां की नुमाइंदगी होती थी। मतलब अलग अलग संप्रदाय और जाति के लोग इसमें रहा करते थे। और इसके साथ साथ पंचायत का फैसला बच्चों सर्वमान्य होता था, यानी सबको पंचायत का फैसला मानना पड़ता था। कोई भी उसका अगर कोई मतलब पंचायत का फैसला नहीं मानेगा तो उसे दंड दिया जाता था, है ना। और इसके साथ साथ पंचायत के मुखिया का चुनाव। अब भाई जो वहाँ का मुखिया होता है, गांव में देखा हो मुखिया बड़े ताड़ में रहते, मतलब ताड़ का मतलब क्या है बच्चों, काफी ज्यादा रुतबे में रहते हैं गांव के मुखिया। तो जो गांव के जो पंचायत का जो मुखिया होता था या पंचायत का जो सरदार, उसे मुखिया कहा जाता था, जैसे मंडल या मुकद्दम भी कहा जाता है बच्चों।
मुखिया का जो चुनाव होता था वो गांव के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना, उनकी सर्वसहमति से होता था मतलब मुखिया का चुनाव। और चुनाव के बाद क्या होता था, जो मुखिया होता था वो जमींदार से मंजूरी लेने के लिए जाता था कि हाँ भाई मैं क्या बन चुका हूँ, मुखिया बन चुका हूँ, तो आप मुझे इसकी मंजूरी दे दीजिए। मुखिया जो है ना वो अपने पद पर तब तक रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों पर उसका विश्वास है, उसका भरोसा है। अगर गांव के लोगों का उस पर भरोसा नहीं होता था तो उसको बुजुर्ग को बर्खास्त कर दिया जाता था। बुजुर्गों पर भरोसा नहीं है तो उसे बर्खास्त कर देते थे, उसको पद से हटा दिया करते थे। इसके साथ साथ गांव की जो आमदनी है कि गांव में पैसा कहाँ से आए, कैसे आएगा, गांव में किन किन चीजों में पैसा खर्च किया जाएगा, इसका हिसाब किताब रखना मुखिया का एक मुख्य काम था। और इसमें क्या होता था, मुखिया की जो सहायता है उसका पटवारी किया करता था। तो ये था मुखिया का चुनाव बच्चों। अब बात करते हैं आम खजाना। अब आम खजाना क्या था बच्चों, यानी पंचायत का जो खर्चा होता था वो गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। मतलब इस खजाने में हर व्यक्ति गांव का अपना मतलब पैसा दिया करता था। इस खजाने से क्या होता था, उन अधिकारियों की खातिरदारी की जाती थी जो समय समय पे क्या होते थे, मतलब गांव में आते थे सर्वेक्षण करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता था, उसमें पैसा खर्च किया जाता था। इसके साथ साथ इस खजाने का प्रयोग कोई प्राकृतिक आपदा या विपदा से निपटने के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया। और इसके साथ साथ कुछ सामुदायिक कार्य करने के लिए भी क्या होता था, इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कुछ चीजें होती, जैसे किसान खुद नहीं कर सकते थे कुछ चीजें, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे मोटे बांध बनवाना, नहर बनवाना, तो अकेला किसान नहीं कर सकता था। तो ऐसे काम कराने का जो पैसा आता था वो आम खजाने से आया करता था। ठीक है। और चौथा है बच्चों पंचायत के अधिकार और कार्य, कि आखिर भैया पंचायत के अधिकार क्या थे और कार्य क्या थे। तो पंचायत तो क्या था बच्चों, एक बड़ा काम ये था कि इस बात की तसल्ली रखना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं ना वो अपनी जाति के अंदर रहे, यानी जाति के बाहर ना जाए, हद से बाहर ना जाए। अब पूर्वी भारत में क्या सभी शादियां मंडल की उपस्थिति में हो रही है या मुखिया की उपस्थिति में हो रही है कि नहीं हो रही, इस बात की निगरानी रखनी थी। जाति की अवहेलना, यानी कोई जाति की अवहेलना ना करे, उसकी मतलब है ना रोक टोक ना करे, इसको रखने के लिए क्या था, लोगों के आचरणों पर नजर रखा जाता था और ये मुखिया की जिम्मेदारी थी। पंचायत जुर्माना भी लगा सकती थी या लोगों को समुदाय से निष्कासित भी कर सकती थी या उन्हें गंभीर दंड दिया जाता था। उस टाइम पे बेसिकली था क्या कि उनका दाना पानी सब बंद कर दिया जाता था, उनका व्यवसाय भी छीन लिया जाता था और गांव से तड़ी पार कर दिया जाता था। इस टाइप से प्राचीन काल में क्या होता था, लोगों को सजा दी जाती थी। नेक्स्ट आता जाति पंचायत एवं कार्य, ये भी इसी का हिस्सा है पंचायत का। जैसे क्या होता, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति का अपना एक अलग पंचायत होता था। जैसे गांव में जो जातियां होती थी उनका एक अलग पंचायत होता था। वह जमीन से जुड़े जो दावेदारियां हैं, झगड़े हैं, वो सुलझाया करती थी पंचायत। और ये तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, यानी जो जातियां हैं जाति के अंदर ही विवाह हो रहा है कि नहीं, इस बात का मतलब जाति पंचायत निगरानी रखती थी। और कर्मकांडीय वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए कि मतलब निम्न जाति का काम क्या है, ऊंची जाति का काम क्या है, जमींदारों का काम क्या है, तो ये कर्मकांडीय वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार का वहाँ क्या होता था, मतलब प्रोसेस हुआ करता था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, किसानों और दस्तकारों के बीच आखिर फर्क करना उस समय मुश्किल क्यों होता था, क्या होता था ऐसा। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में क्या होता था, जब सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया तो गाँव में दस्तकार की काफी तादाद देखी गई, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी गाँव में। ठीक है, कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% जो लोग थे ना वो काश्तकार थे या दस्तकार थे। ठीक है, अब दस्तकार का मतलब क्या होता है, दस्तकार का मतलब होता है जो बच्चों कपड़ों पे डिजाइन नहीं बनाते या मिट्टी के बर्तन या मूर्तियां बनाते, उन्हें दस्तकार कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होता था, जो खेतीहर होते थे ना, जो किसान होते थे, जब वो खेती करते तो खेती के टाइम पे ऐसा तो नहीं रेगुलर लगे रहेंगे, तो जब उन्हें कोई काम में जो फुर्सत मिल जाती थी तो फुर्सत के टाइम पे क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, मतलब दस्तकारी के काम करने लग जाते थे। जैसे कि क्या होता, जैसे मतलब होता क्या, जैसे रंगरेजी करना, यानी कपड़ों पे रंगना या उन पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, है ना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत मिल जाती थी ना किसानों को, तो बुआई सुहाई के बीच या सुहाई कटाई के बीच उस समय ये खेतीहर किसान क्या करते थे, दस्तकारी का काम करते थे। खेती तो हो गई है भाई, तो बीच में कोई फालतू थोड़ी ना बैठेंगे, तो इसीलिए क्या होता था, उस समय क्या होता था, किसानों और दस्तकारों के बीच है ना
संपर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया था। इसके साथ साथ जमींदार उनकी सेवाओं के बदले क्या होते थे, लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता दिया करते थे। यहाँ तक कि खाने के लिए नगदी फसलें जो नहीं होती, जैसे मतलब तिल विल हो गए, ये नगदी फसलें दिया करते थे। इस फसलों को जजमानी, इस प्रथा को जजमानी प्रथा भी कहा जाता है। दोबारा सुन लो, क्या बोला मैंने कि जमींदार होते थे वो लोहार, बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता दिया करते थे और नगदी फसलें देते थे। इस प्रथा को कहते हैं जजमानी प्रथा। ठीक है, चल अब बात करते हैं आखिर कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफी बार ये टॉपिक आता है। तो कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो देखो बच्चों, मुगल काल में महिलाएं और पुरुष जो थे ना, कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। अब कंधे से कंधा मिलाकर मतलब ये नहीं कि उन लोगों की हाइट सेम थी, नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। मतलब पुरुष भी काम करती थी और स्त्रियां भी काम किया करती थी, दोनों ही काम करती थी। इसके साथ साथ पुरुष जो होते थे वो खेत जोतते थे और हल चलाते थे, जबकि महिलाएं क्या होती थी, बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई जो फसलें होती थी ना, तो उनसे अनाज के दाने को निकालने का काम ये महिलाएं किया करती थी। यानी पुरुषों का और महिलाओं का काम क्या होता, बंटवारा किया गया था। इसके साथ साथ महिलाओं पर कुछ जैव वैज्ञानिक जो है ना क्रियाओं को लेकर कुछ प्रतिबंध भी थे। जैसे कि अगर बात की जाए पश्चिम भारत में जो ना मासिक धर्म वाली महिलाएं जो होती थी, जिनके पीरियड्स हुआ करते थे, ठीक है, उन महिलाओं को हल या कुम्हार के चाक के बर्तनों को छूने की अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार से क्या होता, बंगाल में जो मासिक धर्म वाली महिलाएं होती थी वो पान के बागानों में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस प्रकार की उस टाइम पे महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है ना, आप लोग देखना मासिक मैंने लिख रखा है, वहां राजस्वला करके कुछ शब्द होगा। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम क्या होता था, महिलाएं किया करती थी। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया काम कौन करती थी, महिलाएं किया करती थी। किसी वस्तु यानी महिला द्वारा कोई कपड़ा डिजाइन किया गया, कोई मूर्ति बनाई गई, तो अगर वो जितना अच्छा यानी बनाया गया, तो कॉमन सी बात है किसी वस्तु का जितना ज्यादा वाणिज्यीकरण होता था ना, यानी वो वस्तु जितनी ज्यादा बिकती थी, उतनी ही महिलाओं की क्या होती थी, श्रम की मांग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और उस समय मुगल काल में जो समाज था बच्चों, वो मतलब श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे अपने बच्चों के श्रम के रूप में क्या करते, उपलब्ध कराते। कॉमन सी बात है, वो बच्चे पैदा करेंगे तो आगे वो क्या उत्पन्न करेंगे, श्रम को उत्पन्न करती थी। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में बच्चे पैदा करने वाला एक संसाधन समझा जाता था उस टाइम पे महिलाओं। ठीक है, ये तो हमने बात करी महिलाओं की स्थिति कृषि समाज में। अब बात करते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखो, जो समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अब महिलाओं में मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण जो विवाहित महिलाओं की संख्या उस समय बहुत ज्यादा कम थी। जो विवाह करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम थी। और इसके साथ साथ गाँव में क्या होता था, गाँव में बहुत सारे से जो संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत चुकानी पड़ती थी, है ना। यहाँ तो अभी सिस्टम है कि लड़की क्या करे, लड़के को दहेज देती है, लेकिन उस टाइम पे जो लड़के लड़कियों को दहेज देते थे शादी करने के लिए, क्योंकि महिलाओं की संख्या उस समय कम थी। इसके साथ साथ जो तलाकशुदा महिला होती थी, जिनका तलाक हो जाता था, वो महिलाओं के पास इतना अधिकार था कि वो क्या महिलाएं क्या करती थी, दोनों मतलब जैसे महिला जो विधवा महिला होती, तलाकशुदा महिलाएं, दोनों ही कानूनी रूप से शादी कर सकती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रचलित रिवाजों के अनुसार जो मुखिया होता था ना, घर का मुखिया, वो पुरुष होता था। इस कारण महिला पर क्या होता था, या समुदाय के पुरुषों का पूरी तरीके से क्या होता था, नियंत्रण होता था। यदि अगर पुरुष को ऐसा बात पता चलती थी कि यदि महिला पर गलत रास्ते पर चलने का संदेह होता था कि भाई महिला कोई है, वो गलत रास्ते पर चल रही है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसे कड़े दंड दिए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है ना, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि बेवफाई के शक पर ही, मतलब कई बार महिलाओं ने अपने पतियों द्वारा दी गई बेवफाई के शक पर क्या करती है, महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है ना, और इसके साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि और पश्चिम भारत के इलाकों में कुछ बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों में दरख्वास्तें मिली है जिसमें महिलाओं ने न्याय के लिए मुआवजे की मांग की है ग्राम पंचायत से। ठीक है ना, और इसके साथ साथ पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करते हुए देखा गया है कि मतलब उनको पति उनके साथ बेवफाई करते थे। फिर गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती थी कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करते हैं। जो पुरुष होते थे, मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी। अगर महिला कर दे तो फिर भाई उन्हें बहुत ज्यादा दंड दिया जाता था। ठीक है ना, लेकिन अगर मतलब पुरुष करे तो उस समय इतना ज्यादा दंड नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार का समाज था महिला समाज। ठीक है, तो बच्चों ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आपका